हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 और आज का हमारा टॉपिक है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। तो इसमें 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन। तो पहले ये समझिए कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बीमारियां जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं, हमारे दिमाग से रिलेटेड हैं, मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं, उन्हीं को हम लोग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो WHO के अकॉर्डिंग डिप्रेशन इज ए कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लीजर, feeling of guilt or low self-worth, disturbed sleep or appetite, feeling of tiredness and poor concentration। ये डेफिनेशन दिया है WHO ने कि डिप्रेशन एक ये कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, यानी ये कि समझिए दिमाग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, तो आदमी इसमें सैड हो जाता है, यानी उदास हो जाता है, और उसको क्या होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, चीज़ों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसकी उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, काम करने को मन नहीं करेगा, पढ़ने को मन नहीं करेगा, अगर जॉब करता है तो जॉब करने को मन नहीं करेगा। समझ में आ रही बात। तो जो भी उसकी डेली एक्टिविटीज हैं उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, फीलिंग ऑफ गिल्ट और लो सेल्फ वर्थ, और अपने आप पे उसको गिल्टी फील होगी, यानी अपने आप को कुछ समझेगा नहीं, समझेगा यार मैं कहाँ से पैदा हो गया, क्यों हो गया, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस टाइप की उसकी फीलिंग आएगी। और इसमें उसकी क्या है, जो स्लीप है जो उसको वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, खाने को मन नहीं करेगा। ऐसे आदमी एकदम थका थका सा फील करेगा। एक होता है ना एनर्जेटिक फील करता है, लेकिन इसके उल्टा ये एकदम लेजीनेस और सुस्ती फील करेगा, और चीज़ों में इसका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, पुअर कंसंट्रेशन हो जाएगा, पढ़ेगा तो चीज़ें याद नहीं होंगी, मन नहीं करेगा, दिमाग नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर। अब ये जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या इसकी पैथोजेनेसिस है, इसको हम लोग बाद में अभी पढ़ेंगे। पहले इसके हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं। तो ये 2 टाइप के डिप्रेशन होते हैं। टाइप से मुराद यहाँ पे ये कि उनके कॉज के बेस पे हम लोगों ने इसको बांटा है। एक होता है एक्सोजेनस डिप्रेशन। तो दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज इन रिस्पॉन्स टू ए ट्रॉमा और इमोशनल स्ट्रेस। तो जो एक्सोजेनस है डिप्रेशन, जो ये एक्सोजेनस डिप्रेशन है, ये जो डिप्रेशन है ये होता है एक्सटर्नल कॉज की वजह से। एक्सटर्नल कॉज मतलब ये कि आपके बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बाहर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आपको बहुत तगड़ा सदमा पहुंचा, आप ट्रॉमा में पहुंच गए, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल स्ट्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा आप सोचने लगे। तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं ये बहुत दिनों तक नहीं रहती हैं। ये हो सकता है कि मतलब किसी को ज़्यादा दिनों तक डिप्रेशन में ले जाए, लेकिन ये होती है मतलब क्या कहते हैं टाइमली, यानी ये कि कुछ इवेंट्स हुए तो उन इवेंट्स के रिस्पॉन्स में आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है। क्योंकि इसमें केमिकल इम्बैलेंस नहीं है, बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाता है। कभी कभार जो इवेंट्स होते हैं, जैसे डेथ हो गई किसी की, मान लीजिए उसके जो फादर है, फादर की डेथ हो गई, मॉम की डेथ हो गई, किसी की भी डेथ हो गई, तो आदमी उसमें थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। समझ में आ रही बात। उसका बच्चा था, बच्चे की डेथ हो गई, एक ही बच्चा था, तो उसमें डिप्रेशन में जा सकते हैं पेरेंट्स। तो इस टाइप का जो डिप्रेशन है ये इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बाहर कुछ दिक्कत हुआ, बाहर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ इवेंट हुआ जिसकी वजह से आदमी डिप्रेशन में जाता है। और जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा था, बिजनेस पूरा चौपट हो गया, पैसे रखे थे, पैसे चोरी हो गए, फार्मर है, किसान है, उसकी पूरी खेती तैयार थी, आग लग गई उसमें। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से जो मतलब डिप्रेशन कॉज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनस डिप्रेशन। और दूसरा होता है एक एंडोजीनस या मेजर या यूनिपोलर डिप्रेशन भी बोलते हैं उसको। तो ये होता है जो मतलब इंटरनल कॉज की वजह से या जेनेटिक कॉज की वजह से, यानी ये कि बाप दादा से चला आ रहा है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि आदमी डिप्रेशन में जाता है। या जैसे कि बायोकेमिकल्स इम्बैलेंस हो गया हमारी बॉडी के अंदर, जो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स बनते रहते हैं, यूज होते रहते हैं, तो वो केमिकल बन नहीं रहे हैं या बन रहे हैं तो वो अपने क्या कहते हैं रिसेप्टर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रही बात। कोई भी दिक्कत हो रही है, बायोकेमिकल्स प्रॉब्लम हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, ये वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोजेनस डिप्रेशन बोलते हैं।
अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, तो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, यानी हेरिडिटी के तौर पे ये हो सकता है। ऐसे ही बायोकेमिकल फैक्टर की वजह से हो सकता है, जैसे कि डिफिशियंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एड्रेनालिन हो गया न्यूरोट्रांसमीटर, ये बन नहीं रहा है, इसकी कमी हो गई। नॉर एड्रेनालिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये कुछ क्या है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो मूड को फ्रेश करने में काम आते हैं। तो ये क्या है, बन नहीं रहा है, तो इसकी वजह से भी आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, इनकी कमी की वजह से। कुछ एक्सटर्नल कॉज की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आदमी को ट्रॉमा हो गया, बहुत तगड़ा सदमा पहुंचा, किसी की डेथ हो गई, ठीक है। ऐसे ही क्या है, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि मेनोपॉज में होता है, प्रेगनेंसी में और पोस्टपार्टम कंडीशन में जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। समझ में आ रही बात, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स हैं और प्रोजेस्टेरोन है, तो इनकी कमी अगर हो जाती है ये डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कम करते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से ज्यादा होता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस हम लोग देखते हैं, तो पहले इसको देखिए आप, फिर उसके बाद में आप पैथोजेनेसिस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको जो दिख रहा है इतना बड़ा, ये इतना बड़ा होता नहीं है, ये आपका क्या है, नर्व है। समझ में, नर्व तो आपने पढ़ा होगा ना, तो नर्व की एक एंडिंग होती है। समझिए ये दो नर्व हैं, एक नर्व यहाँ आके खत्म हो रहा है और एक नर्व यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें तीन चीजें आप ध्यान में रखिए। ये जो गैप दिख रहा है ना दोनों न्यूरॉन के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक। और ये जो दिख रहा है, ये वाला जो पहले है न्यूरॉन, इसको हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या नर्व, और ये जो बाद वाला है इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या नर्व। तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, वो यहाँ पे बनते हैं, फिर यहाँ पे स्टोर होते हैं, फिर रिलीज होते हैं, और इधर ना इनके रिसेप्टर होते हैं। यहाँ से ये आके इधर बाइंड करते हैं, फिर ये आगे जाता है, पूरा सिस्टम चलता है और अपने ऑर्गन तक पहुंचता है ये, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन ये जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो अगर आके यहाँ जो इनके रिसेप्टर्स हैं उनके साथ में अगर वो बाइंड कर लेते हैं तो समझिए आदमी का मूड फ्रेश रहता है, वो डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाता है। लेकिन अगर किसी भी कॉजेस की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इधर आते हैं और इनके साथ में बाइंड नहीं कर पाते हैं, या वहां से ये आ ही नहीं पाते हैं इनके साथ, इनके पास में किसी भी तरीके से अगर वो बाइंड नहीं कर पाते हैं, फिर आदमी का क्या होता है, मूड खराब होता है, मूड अल्टर होता है, आदमी डिप्रेशन में जाता है, सैडनेस में जाता है, लो ऑफ इंटरेस्ट होता है, दिक्कतें क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब इसके कुछ रीजंस होते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बन ही नहीं रहे हैं, एक तो ये कि यहाँ बन तो रहे हैं लेकिन इधर आ रहे हैं तो बीच में कोई एंजाइम है जो इनको खा जा रहा है। समझ में आ रही बात, एंजाइम उनको क्या है, खा जा रहा है, उनको मतलब यहाँ तक पहुंचने नहीं दे रहा है। जैसे कि एक एंजाइम होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ठीक। ऐसे ही ये, या तो फिर वो एंजाइम नहीं खा रहा उनको, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ से आ तो रहे हैं लेकिन किसी वजह से इधर वापस फिर मुड़ जा रहे हैं, इधर अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं कर रहे, इधर आया और इधर मुड़ गया फिर वापस चले जा रहे हैं, इधर आया फिर वापस मुड़ के फिर वापस चले जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रीअपटेक हो जा रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो चाहे कोई सा भी रीजन हो, या तो वो बन नहीं रहे हैं, या एंजाइम वगैरह उनको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, या एंजाइम वगैरह उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, या फिर वो रीअपटेक हो जा रहे हैं किसी भी तरीके से अगर वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे आदमी डिप्रेशन में जाता है, ठीक है ना। और भी दूसरी दिक्कतें क्रिएट होती हैं, हम लोग चूंकि यहाँ डिप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन कॉज होता है। अब इसकी हम लोग पैथोजेनेसिस यहाँ से समझते हैं, और ये ध्यान रखिएगा इसी के हिसाब से दवाएं भी दी जाती हैं, ठीक है ना। जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है तो वो इसी के हिसाब से दवा काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डिफिशियंसी है तो कुछ दवाएं होंगी जो इसकी डिफिशियंसी को दूर करती हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती है जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम है उसको वो क्या करती हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, तो इसलिए आता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो रीअपटेक हो जा रही दवाएं उन रीअपटेक को रोकती हैं, जैसे कि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, रीअपटेक हो रही हैं तो उसको इनहिबिट कर देगा तो आके यहाँ पे बाइंड कर लेंगी। तो ये तीन मेन टाइप की दवाएं चलती है इसमें और एक होता है एटिपिकल भी आता है, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, ठीक है, कोई भी एक कॉज हुआ, रेड्यूस हो सकता है जो न्यूरोट्रांसमीटर का कंसंट्रेशन है वो रेड्यूस हो गया तो भी जाके फिर डिप्रेशन कॉज करेगा। या जो न्यूरोट्रांसमीटर हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं,
समझ में आ रही बात। न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो भी डिप्रेशन होगा, या न्यूरोट्रांसमीटर में कोई एबनॉर्मलिटीज आ गई है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ गई है तो भी वो क्या है, डिप्रेशन कॉज करेगा। इसमें से आप कोई एक भी लिख देंगे तब भी आपका पैथोजेनेसिस सही हो जाएगा। आप ये वाला सीधे डाल दीजिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर या बायोकेमिकल फैक्टर कोई सा भी डाल दीजिए यहाँ पे, उसके बाद डिस्फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, आगे डिप्रेशन कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। तो कुछ तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, फील ऑफ सैडनेस, आदमी उदास उदास सा रहेगा, होपलेसनेस फील करेगा, यानी एकदम ना उम्मीद हो जाएगा अपनी जिंदगी से, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ सकता है आदमी के अंदर। ऐसे ही क्या कहते हैं उसको, लेस इंटरेस्ट इन नॉर्मल एक्टिविटीज, जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उसमें उसको क्या है, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात, जैसे कि सेक्स हो गया, कोई हॉबीज है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, खेल कूद में उसको मजा नहीं आएगा। ऐसे क्या है, उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इंसोम्निया हो सकता है, यानी नींद नहीं आएगी, बहुत कम आएगी नींद, या तो बहुत ज्यादा वो सोने लग जाएगा। ऐसे क्या होगा, लैक ऑफ एनर्जी फीलिंग, आदमी को मतलब एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, एकदम सुस्ती फील करेगा, लगेगा मुझे तो ताकत ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, टायर्डनेस फील करेगा, भूख उसकी खत्म हो सकती है, ऐसी बेचैनी होगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा कहीं पे। थिंकिंग स्पीकिंग और बॉडी मूवमेंट बिकम स्लो, और उसकी जो सोचने की बोलने की जो ताकत है और क्या कहते हैं जो बॉडी मूवमेंट है वो सब स्लो हो जाएंगे, यानी उसकी जिंदगी समझिए स्लो हो जाती है। और ये शुरू में होता है इस तरीके से, फिर उसके बाद फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्टी, फिर उसको ये लगने लगता है तो मैं तो बेकार आदमी हूँ, मेरे जिंदगी का तो कोई फायदा नहीं है, मुझे तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रही बात। और अपने जो कहते हैं पास्ट के जो फेलियर्स हैं, यानी कोई कारोबार किया वो नाकाम हो गया, एग्जाम दिया वो नाकाम हो गया, तो पास्ट के जो फेलियर है उसको आदमी सोचता है बहुत ज्यादा। ऐसे क्या, डिफिकल्टी इन थिंकिंग, और उसमें आदमी को ना सोचने में भी दिक्कत होने लगती है, चीजों को सोच नहीं पाता है, चीजों को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, चीजों को याद नहीं कर पाता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। तो फिर ये सब स्टेप होते रहते हैं धीरे धीरे, फिर क्या होता है आदमी को ना सोचने लगता है, वो मौत के बारे में सोचता है कि यार मर जाना ही मेरा बेहतर है। कहीं नहर नदी के पास से गुजरेगा, सोचेगा इसमें कूद जाऊं, कहीं ट्रेन के पटरी के पास से गुजरेगा, सोचेगा ट्रेन के नीचे दब के मर जाऊं। तो ये सारी चीजें आती हैं लास्ट स्टेप में, फिर आदमी सुसाइड की कोशिश वगैरह करता है और कभी सुसाइड कर भी लेता है। अब इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो एक है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको सीबीटी बोलते हैं। तो इस थेरेपी में क्या होता है कि जो मतलब ये जो डिप्रेस्ड आदमी है वो किसी के कंट्रोल में रह के फिर अपना इलाज कराता है। और इसमें ये जो आदमी होता है, जो साइकियाट्रिस्ट होता है या साइकोथेरेपिस्ट होता है, वो क्या करता है उस पर पूरी निगरानी रखता है और उसको हर स्टेप पे उसको क्या है वो काउंसिल करता है, उसको रास्ता सिखाता है कि आपको ये करना है नहीं करना है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से उसको वो मतलब उसके मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करता है, उसके डिप्रेशन को खत्म करने की कोशिश करता है। इसमें दवाओं का इलाज भी होता है, लेकिन ये जो है ना ये बिहेवियरल चेंज लाता है उसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए उसके साथ में रह रहा है और कोई मतलब सिचुएशन ऐसी आ रही है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको कैसे मतलब उसको फेस करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, तो ये उसको हेल्प करता है, उसको समझाता है, काउंसिल करता है। ठीक है ना। तो ये होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, आसान लिखा हुआ है। दूसरा एक तरीका और होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल में, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको ईसीटी बोलते हैं। तो इसमें जो मतलब अफेक्टेड पर्सन है, जो डिप्रेस्ड आदमी है, उसको एक इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। समझ में आ रही बात। ऐसे नहीं कि किसी को आप इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे, इसकी पूरी रिसर्च होती है, जांच वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, तो उसका जो मतलब ब्रेन में डिसऑर्डर हुआ है वो ठीक हो जाता है। ठीक है ना। बहुत हल्का सा करंट दिया जाता है, पास आउट किया जाता है उसके ब्रेन के थ्रू। ऐसे इसमें एक्सरसाइज भी क्या फायदा करता है। और नॉर्मली भी हर आदमी को एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है आपकी बॉडी के सारी फंक्शनिंग को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। ठीक है ना। तो कुछ स्पेशल टाइप के, कुछ स्पेशली डिजाइंड प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सरसाइज बताए जाते हैं डिप्रेस्ड आदमी के लिए, जिससे उसका मूड फ्रेश होता है। ऐसे ही क्या है, जो आदमी अफेक्टेड है तो उसके जो फैमिली मेंबर है उनको चाहिए कि उसको मतलब केयर करें, उसका देखभाल करें, उसके एक्टिविटीज को देखें। समझ में आ रही बात। कहीं ऐसा ना हो कि सुसाइड करने जा रहा, कोई देखने वाला नहीं है तो सुसाइड कर लेगा, तो इसलिए उसकी क्या मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, तो एक आएगा मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। आप इसको कई बार पढ़ भी चुके हैं। तो जो ये एंजाइम है मोनो अमीन ऑक्सीडेज, तो ये दवा क्या करती है उसको इनहिबिट कर देती है, जिसमें सबसे फेमस दवा है फेनेल्जीन। ठीक है। दूसरी आती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो इसमें एक आता है नॉर एड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये जो दवाएं हैं वो दोनों तरह के रीअपटेक को रोकते हैं, यानी नॉर एड्रेनालिन
जो न्यूरोकेमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रीअपटेक हो रहा था, वापस जा रहा था, तो उसको भी ये दवाएं रोकती हैं। और अगर सीरोटोनिन जो एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है, ये अगर रीअपटेक कर रहा था तो उसको भी रोकती हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों पे काम करती हैं, जैसे कि एमिट्रिप्टाइलिन हो गया, इमिप्रामिन हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक होता है नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, ये नॉरएड्रेनालिन का जो रीअपटेक हो रहा था उसको रोकती हैं, जैसे कि एमोक्सिपिन हो गया। ऐसे एक होता है सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो ये सीरोटोनिन के रीअपटेक को रोकते हैं, जैसे कि फ्लोक्सेटिन हो गया, सिटालोप्राम हो गया, एसिटालोप्राम हो गया। ऐसे एक आता है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, जैसे कि ट्रेजोडोन हो गया, मियांसेरिन हो गया। ये एटिपिकल है, यानी ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है। जो टिपिकल है वो ये है, मतलब इनको ज्यादा यूज किया जाता है, और इसको बहुत कम रेयर केस में इनको यूज किया जाता है, वो होती है एटिपिकल असामान्य एंटी डिप्रेसेंट। जो आपका पूरा टॉपिक था डिप्रेशन, ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।